अस्सलाम वालेकुम। एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस सीरीज़ में मैं हूं फ़ारूक तौसीफ़। आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। हम इस सीरीज़ में अभी तक एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको थोड़ा याद दहानी करवाऊं पिछले लेक्चर की। तो हमने एल्गोरिदम डिज़ाइन की टेक्निक्स को पकड़ा। हर टेक्निक्स के रेलिवेंट कुछ हमने एल्गोरिदम देखे थे। तो लास्ट में हमने प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल एल्गोरिदम देखा था, जो कि ग्रीडी अप्रोच को यूज़ कर रहा था। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई टेक्निक की तरफ जाएंगे। हम ग्रीडी एल्गोरिदम की टेक्निक्स हमने देखी थी। अब हम एक और टेक्निक को स्टार्ट करेंगे और उस टेक्निक का कंपैरिजन करेंगे दोनों टेक्निक्स के साथ जो कि हमने पहले पढ़ी हुई हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक में डायनामिक प्रोग्रामिंग का है। अगर आपको याद हो तो जब हमने एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स के नाम पढ़े थे तो उस वक़्त मैंने आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में जस्ट नेम बताया होगा। उस वक़्त उस टेक्निक के बारे में कोई हमने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी थी। जस्ट हमने ये पढ़ा था कि एक और टेक्निक होती है, जैसे ग्रीडी अप्रोच है, जैसे हमारे पास डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है, बिल्कुल इसी तरह से एल्गोरिदम्स लिखने के लिए, एल्गोरिदम्स को उनका सूडो कोड लिखने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम एल्गोरिदम लिखते हैं, ऐसे एल्गोरिदम को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमें आइडिया नहीं है डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग की अगर मैं डेफिनेशन पढूं या इसके पॉइंट्स पढूं, तो ये आपके कुछ पॉइंट इस तरह से हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच इज़ सिमिलर टू डिवाइड एंड कंकर। यहाँ तक मैं आपको अभी इनकर्ज करता हूँ कि आप ज़रा डिवाइड एंड कंकर को बेटा याद करें कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच क्या थी। तो मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच होती थी जिसमें हम क्या करते थे, अपने मेन प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते थे। तो एक और बात रिमाइंड करवाऊँ कि उसमें डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में स्टेप कुछ इस तरह से होते थे कि हम पहले प्रॉब्लम को डिवाइड करते थे, उसके बाद हम उसको कंकर कर देते थे प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद हम उनको मर्ज करते थे। तो इस तरह से हमें डिवाइड एंड कंकर के थ्रू सोल्यूशन मिलता था। तो यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ दोबारा से। सिमिलर टू डिवाइड एंड कंकर इन ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड येट स्मॉलर पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में था, डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल ऐसा होता है कि आपकी मेन प्रॉब्लम को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ तक डिवाइड करते हैं कि आपकी जो सब प्रॉब्लम है उसको हम किसी सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आ सकें। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को और डायनामिक प्रोग्रामिंग को सेम ही पाया है। बट अनलाइक डिवाइड एंड कंकर, अब यहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट हो गया है कि डिवाइड एंड कंकर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में नहीं देखते। इसी वजह से तो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच और डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपस में डिफरेंस है। एक पॉइंट तो हमने सिमिलर पढ़ लिया, अब दूसरा हम अनसिमिलर चीज़ देखते हैं, वो क्या है। बट अनलाइक डिवाइड एंड कंकर, दीज सब प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व इंडिपेंडेंटली बट दीज सब प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टुगेदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन डायनामिक प्रोग्रामिंग की लिखनी है या इसका कॉन्सेप्ट जानना है, तो आपको ये बात जाने बगैर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं जान सकते कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में होता था कि हम अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते थे और हर प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली हम सॉल्व करते थे। मैं आपको रिमाइंड करवाता जाऊँ, जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच था उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आपका एक रूम है और उस रूम को आपने डेकोरेट करना है। ठीक है, और रूम के डेकोरेशन में छोटे छोटे स्टेप्स आ जाते हैं। हम रूम को डेकोरेट करने के लिए मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया था, और मैंने कहा था हम एक स्टूडेंट ये कर ले, दूसरा स्टूडेंट ये कर ले, तीसरा स्टूडेंट ये कर ले, चौथा स्टूडेंट ये कर ले। सभी स्टूडेंट्स को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया था। मेन प्रॉब्लम आपकी डिवाइड होगी, तो हर एक स्टूडेंट ने अपना अपना काम किया। हर स्टूडेंट ने जो उसको टास्क असाइन दिया गया, जो उसका सब प्रॉब्लम था, उसका उसने सोल्यूशन दिया। और जब सारे सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए, उनका सोल्यूशन आ गया, तो उसको हमने मर्ज किया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपके जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं किए जाते। ऐसा नहीं है कि एक सब प्रॉब्लम है तो उसको अलहदा से
उसका दूसरे के साथ कोई लिंक ही नहीं है, बल्कि इसमें सब प्रॉब्लम्स, जो छोटे छोटे सब प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशंस आपस में लिंक होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कोई नई जो सब प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको तब मिलेगा जब पिछली जो सब प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है इसमें जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए। रिजल्ट ऑफ दीज स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स आर रिमेंबर्ड एंड यूज्ड फॉर सिमिलर आर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। बहुत इंपॉर्टेंट और एफिशिएंट अप्रोच है ये। डायनामिक प्रोग्रामिंग एक एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू डिवाइड एंड कंकर। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ने जो प्रॉब्लम थी आपने उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, उसमें से कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि सेम टाइप की हैं, जो कि जिनका सलूशन एक ही तरह से निकलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हर एक प्रॉब्लम पे अलहदा से टाइम वेस्ट करेंगे, हर एक प्रॉब्लम को अलहदा से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारी की सारी सब प्रॉब्लम्स डिवाइड एंड कंकर में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हर एक सब प्रॉब्लम ने अलहदा अलहदा अपने अपने हिसाब से और अपने अपने टाइम कंज्यूम करते हुए उन्हें उसने अपने आप को सॉल्व करना है। लेकिन हम जहाँ तक डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करें, डायनामिक प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम जो सब प्रॉब्लम, ऐसे सब प्रॉब्लम जो सिमिलर टाइप के हैं, उनको हम जब एक को सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरे को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, जो आपकी पहली सब प्रॉब्लम का सलूशन था वही सलूशन वहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि दूसरी सब प्रॉब्लम है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स ऐसे सब प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ नेचर एक जैसी होती है, जिनकी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। ऐसे सब प्रॉब्लम जिनको हम एक तरीके से या कुछ सेम सेम तरीके से हम सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को या जो सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं उनके सलूशन को हम याद रखते हैं और उसको हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं, फ्यूचर में यूज़ करते हैं अगर वैसा ही सब प्रॉब्लम हमें फिर से फेस करना पड़ा। क्लियर है बात? Dynamic programming is used where we have problems which can be divided into similar subproblems so that their results can be reused। ये बात मैं बार बार यहाँ पे मेंशन भी की हुई है और मैं बार बार बता रहा हूँ कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, जो आपके पिछले सब प्रॉब्लम्स को हमने जब सॉल्व किया था तो वो हमें जो आंसर्स मिल रहे थे उनको हम भूलते नहीं हैं, उसको हम याद रखते हैं। इसलिए याद रखते हैं ताकि हम इनका बाद में इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा है देयर रिजल्ट्स कैन बी रीयूज्ड, जो आपके प्रीवियस रिजल्ट्स हैं उनको दोबारा से यूज़ भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आएँ तो मोस्टली दीज एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का शायद आपने पहले भी तज़किरा कहीं सुना होगा। ज़रा ख़ुद से याद करने की कोशिश करें कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या थे, ऑप्टिमाइजेशन सलूशन क्या थे, ऑप्टिमल सलूशन क्या थे। तो मैं आपको अब याद करवाने जा रहा हूँ कि ग्रीडी अप्रोच में हमने ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पे आपके बहुत से प्रॉब्लम के सलूशन हों, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को हल करने के बहुत से तरीके हों, लेकिन हमने सबसे बेस्ट चूज़ करना हो। उनमें से जो सबसे आपका एफिशिएंट वे है, जो सबसे ऑप्टिमाइज्ड तरीका है, वो हमने उसको चूज़ करना है। दैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। क्लियर बात कि आपके बहुत से तरीके हैं और उनमें से आपने किसी स्पेसिफिक और बेस्ट तरीके को चूज़ करना है जो कि आपकी कंडीशन के मुताबिक सबसे बेहतरीन है। इस तरह के प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। और ये बात मैं दोबारा से एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ और नोट भी इसे आप कर लें कि ग्रीडी अप्रोच भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था और डायनामिक प्रोग्रामिंग भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे। लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या है ये हम आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेंगे। Before solving the in-hand subproblem, dynamic algorithm will try to examine the results of the previously solved subproblems। मैंने जैसे आपसे पहले बात की थी, बजाय इसके कि जो आपके नेक्स्ट सब प्रॉब्लम है उनको हम दोबारा से सॉल्व करें, हम जो आपकी सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन जो आपकी फ्यूचर में सब प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमने पहले से सब प्रॉब्लम सॉल्व की हैं क्या उसमें इस तरह का सलूशन पड़ा हुआ है, क्या उसमें कोई इसके रिजल्ट्स पड़े हुए हैं। अगर तो सेम रिजल्ट्स या मिलते जुलते रिजल्ट्स आपके पहले से पड़े हुए हैं तो हमें अब नेक्स्ट दोबारा से उस सब प्रॉब्लम को
सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी का सलूशन यूज़ करेंगे और हम नेक्स्ट सब प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बात करना चाहूँ कि एक जो रूम डेकोरेशन की एक एग्जांपल मैंने आप ग्राउंड एग्जांपल दी थी आपको समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल आपने एक स्टूडेंट को टास्क मिला कि उसने चार्ट्स डिज़ाइन करने हैं। समझ रहे हैं बात को? एक स्टूडेंट का टास्क था कि उसने चार्ट डिज़ाइन करने हैं ताकि वो रूम्स की जो वाल्स हैं उनको डेकोरेट कर सके, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट का कुछ टास्क है कि उसने डोर्स को डेकोरेट करना है, डोर के ऊपर पेंट करना है, किसी का वाल को डिस्टेम्पर करना है टास्क है, या किसी की रूम की जो क्लिनजिंग है वो टास्क है, या रूम की अरेंजमेंट किसी का टास्क है। तो ये हर एक इंडिपेंडेंटली टास्क है, हर बंदा इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है। लेकिन हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में अगर आते हैं तो आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लो कि एक स्टूडेंट का जो टास्क है, एक स्टूडेंट का टास्क फॉर एग्जांपल था कि उसने रूम जो आपका डोर है, डोर को क्लीन करना है या डोर को उसने पेंट करना है। तो फॉर एग्जांपल जो आपका पहला बंदा था जिसने वाल्स को डिस्टेम्पर कर रहा है, तो वाल्स को डिस्टेम्पर करते हुए उसने कुछ क्लिनजिंग की, ड्यूरिंग वाल्स की क्लिनजिंग के दौरान उसने डोर की भी क्लिनजिंग कर दी, ठीक है। अब डोर की क्लिनजिंग उसने कर दी है, अब पेंट वाले बंदा क्या करेगा कि दोबारा से उसकी क्लिनजिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपकी जो प्रीवियस सब प्रॉब्लम थी उसने कुछ ना कुछ इसका पार्ट सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अब उसको दोबारा से उसकी क्लिनजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो वहीं से नेक्स्ट अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर देगा। आप ये कह सकते हैं कि कुछ सब प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका जो सलूशन होता है दो सब प्रॉब्लम्स के सलूशन को मिला के तीसरी सब प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिल जाता है। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही तो आगे चल के मैं आपको फिबोनाची सीरीज़ के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सब प्रॉब्लम्स आपकी सारी की सारी सब प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सब प्रॉब्लम्स उनको हम सॉल्व करते जाते हैं और बाद में हम उसको नेक्स्ट जो सब प्रॉब्लम आ रही होती है उनको सॉल्व करने के लिए भी इनको यूज़ कर लेते हैं। फॉर दिस पर्पज इट मेक्स डीपी टेबल टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ओल्डर सॉल्यूशन। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आप फॉर कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज, किस पर्पज़ के लिए? जो आपके प्रीवियस रिजल्ट्स थे उनको सेव रखने के लिए, जो प्रीवियस आपकी सब सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, या हमने उसकी बात की थी कि इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है या पार्शियल सॉल्यूशन है, उनको सेव किया जाता है डायनामिक प्रोग्रामिंग टेबल में, डीपी टेबल या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग टेबल। इसके अंदर हम उन सॉल्यूशन को सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं? दैट इज़ क्वेश्चन अगेन। हमने क्यों ये डीपी टेबल बनाना है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हमने आप जो सॉल्यूशन होते हैं उनको फाइंड करना होता है, सॉल्यूशन हमने ढूंढने होते हैं नेक्स्ट सब प्रॉब्लम के। तो उनके लिए हमने एक टेबल ड्रा किया कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मैंने एक ये टेबल बना लिया, उस टेबल में मैं क्या करता रहता हूँ, मैं सारी सब प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशंस को यहाँ प्लेस करता रहता हूँ। ये पहली सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये दूसरी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये तीसरी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब जो चौथी सब प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, वो वाली सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल इन दोनों जैसा है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इसकी मदद से जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो हमें यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन जो फोर्थ है उसका सॉल्यूशन वो होगा। तो हम क्या करेंगे, इस डीपी टेबल में प्रीवियस सॉल्यूशन को देखेंगे और उन सॉल्यूशन की मदद से इसका सॉल्यूशन भी वहीं से दे देंगे। मैं और बात करता हूँ नेक्स्ट जो यहाँ पे सब प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपका इसका सॉल्यूशन था। तो हम क्या करेंगे, इस डीपी टेबल में से इसका सॉल्यूशन उठाएंगे और हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, बजाय इसके कि हम दोबारा से एफर्ट करें, हम दोबारा से यूज़ करें अप्रोच को और दोबारा से हम हर एक प्रॉब्लम का दोबारा से सब सॉल्यूशन डिफाइन करें। तो इस तरह से आपको आसानी हो जाती है, आपकी रीयूजेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है डायनामिक प्रोग्रामिंग की वजह से। द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम आर कंबाइंड इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद हम उन सब प्रॉब्लम्स को कंबाइन भी करते हैं, इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि हम जो प्रीवियस सब आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस को हम आपस में कंबाइन करते रहते हैं, ताकि हमें जो नेक्स्ट सब प्रॉब्लम है उनका अगर सॉल्यूशन उनसे मिलता जुलता हो तो हमें दोबारा से उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। डायनामिक प्रोग्रामिंग वर्क्स लाइक फिबोनाची सीरीज़, एक आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ।
फॉर एग्जांपल ये एक फिबोनाची सीरीज़ है जो जिसकी अप्रोच कुछ इस तरह से है कि आपका एक ये नंबर है, 0 नंबर है, और उसके बाद आपका 1 नंबर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन है, या आप ये कह लें नेक्स्ट जो आपकी सीरीज़ का नेक्स्ट जो इंटीजर आ रहा है, नेक्स्ट आपकी जो वैल्यू आ रही है वो प्रीवियस वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आ रही है। तो ये प्रीवियस आपके सब प्रॉब्लम थे, उनका सॉल्यूशन ये मौजूद है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है, तो इनका सॉल्यूशन हम ये कैसे निकाला, इन दोनों को हम जमा करेंगे। आप इन दोनों को अगर जमा करो 0 + 1 तो आपका ये 1 हासिल हो गया। अब जो नेक्स्ट आपकी सब प्रॉब्लम है, जो आपकी नेक्स्ट आपकी सीरीज में पॉइंट आएगा वो किस तरह से आएगा, वो प्रीवियस 2 को आपस में जमा करने से आएगा। ये देखें 1 + 1 = 2। और नेक्स्ट किस तरह से आएगा, वो भी प्रीवियस 2 को आपस में जमा करने से आएगा। मैं 2 + 1 को आपस में जमा करूँ तो आपका 3 यहाँ पे हम हासिल करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट कैसे हासिल हो रहा है, वो भी पिछले सब प्रॉब्लम्स को आपस में कंबाइन करने से हमें यहाँ पे हासिल हो रहा है। इसी तरह से ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट, और इसी तरह से आपकी सीरीज़ अप टू लास्ट पॉइंट इन्फिनिटी चलती रहती है। उसमें हम प्रीवियस जो आपकी 2 वैल्यूज़ होती हैं उनको आपस में जमा करते हैं। 13 + 21 आपको करें तो यहाँ पे 34 हमें हासिल होगा। उसके बाद अगर हम 34 और 21 को कैलकुलेट करें तो जो नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन का रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें देखिए बेटा कि नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपका नया सॉल्यूशन आ रहा होता है, नया सॉल्यूशन कैसे आ रहा होता है, वो प्रीवियस जो सॉल्यूशन है उनको आपस में यूज़ कर रहा होता है, उनको आपस में मर्ज कर रहा होता है। कहीं पे आपको उनको आप ये कह लें कि आपस में जमा किया हुआ है, तो उनकी मदद से हमें नया सॉल्यूशन मिल रहा होता है। तो इस तरह की अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। As like greedy method, dynamic programming also used to solve optimization problem, but the working of dynamic is different. शायद ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि डायनामिक प्रोग्रामिंग और जो ग्रीडी मेथड है उसमें सेम चीज़ क्या है, सेम चीज़ उसमें ये है कि ये भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करती है और वो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। तो ये इनमें सेम चीज़ है, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। नेक्स्ट कंपैरिजन किया गया है अप्रोचेस का, तो हम कंपैरिजन में पॉइंट्स देख लेते हैं। डिवाइड एंड कंकर का डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से कंपैरिजन कुछ इस तरह से किया गया है। डिवाइड एंड कंकर कंबाइंस द सॉल्यूशन ऑफ द सब प्रॉब्लम टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द मेन प्रॉब्लम। उसमें हम प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करते थे, रिकर्सिवली उनको सब प्रॉब्लम्स डिवाइड करते थे, उनका सॉल्यूशन फाइंड करते थे और उनको आपस में मर्ज कर लेते थे। और डायनामिक प्रोग्रामिंग यूजेस द रिजल्ट्स, यहाँ पे ये बात इसको डिफ़र करती है दूसरे के साथ कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो रिजल्ट्स को यूज़ करती है, जो सब प्रॉब्लम के आपके रिजल्ट्स होते हैं उनको यूज़ करती है ताकि नेक्स्ट हम सब प्रॉब्लम उनके सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज मोर वर्क ऑन सब प्रॉब्लम्स एंड हैंस मोर टाइम कंजम्पशन। इट सॉल्व सब प्रॉब्लम ओनली वंस एंड देन स्टोर्स इन द टेबल। इसमें हमने क्या किया, इसने सब प्रॉब्लम्स को एक बार डिवाइड किया और उसने उसको अपने डीपी टेबल में, जो मैंने आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग टेबल कहा था, उसके अंदर सेव कर लेती है। लेकिन इसमें आपने देखा था कि सब प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड और सब प्रॉब्लम में डिवाइड, सब प्रॉब्लम में डिवाइड, तो ये सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते करते और उनको सॉल्व करना और अलग-अलग से सॉल्व करना, तो इसकी वजह से ये टाइम कंज्यूम जो है उसमें ज़्यादा होता है, आपकी एफर्ट्स इसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक एफिशिएंट अप्रोच इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें हम जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको भी दोबारा से सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंस की, तो इन दिस सब प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसमें सारे के सारे सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे थे। लेकिन जो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है इसमें डिपेंडेंट है, इसमें जो सब प्रॉब्लम है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। इस वजह से एसोसिएट होते हैं ताकि हम नेक्स्ट सब प्रॉब्लम अगर उसी से मिलता जुलता हो तो उसी को यूज़ करके हम नेक्स्ट भी सब प्रॉब्लम को फाइंड कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँ तो यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हैं, यहाँ पे कंपैरिजन किया है डायनामिक प्रोग्रामिंग का ग्रीडी अप्रोच के साथ। प्रीवियस में हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग का डिवाइड एंड कंकर के साथ कंपैरिजन किया और अब हम ग्रीडी का और डायनामिक प्रोग्रामिंग का आपस में कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करने से पहले आपको एक पॉइंट ये बता दूं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी अप्रोच दोनों के दोनों ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। तो दैट इज़ द कॉमन पॉइंट बिटवीन ग्रीडी अप्रोच एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग, that both of the approaches are used to
सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसमें ग्रीडी अप्रोच में फिर डिफरेंस क्या हुआ डायनामिक प्रोग्रामिंग के साथ? इन ग्रीडी एल्गोरिथम वी मेक वट एवर चॉइस में सीम्स बेस्ट एट द मोमेंट इन द होप दैट इट विल लीड द ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन। ग्रीडी अप्रोच का मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता चलूँ, जो यहाँ पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि हम उसमें लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन को फाइंड करते हैं, इस इंटेंट के साथ हमें ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन हमारी इंटेंट ये होती है, हमारी जो मौके का सोल्यूशन ये होता है कि सबसे आप बेस्ट सोल्यूशन को मौके के हिसाब से चूज़ कर लो, बाद में आपको वो भला नुकसान दे, लेकिन हमने पहले जस्ट वही चूज़ करना है जो कि आपको मौके के लिहाज से सबसे बेहतरीन लग रहा है। और ये हमने देखा था कि मौके के हिसाब से जो लोकल ऑप्टिमल है वो आपका अचीव हो भी जाए तो ये गारंटी नहीं है कि आपका जो ग्लोबल ऑप्टिमल है वो भी अचीव होगा। In dynamic programming, we make decisions at each step considering current problem and solution to previously solved sub problem to calculate optimal solution। लेकिन जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है ये ज़रा इसके मुकाबले में सियानी अप्रोच है। इसने जो हर मौके पे देखना है कि हर मौके पे मुझे कौन सी बेहतरीन लग रही, इस सेंस में भी कि आपका जो ये मौके पे बेहतरीन अगर हमें नज़र आ रहा है, क्या ये फ्यूचर में भी बेहतरीन रहेगा, फ्यूचर में भी हमें ये बेहतरीन रिजल्ट देगा। अगर तो ये फ्यूचर में भी आपको बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है तब हम इस अप्रोच को यूज़ करेंगे। हमने लोकल ऑप्टिमल को चूज़ नहीं करना है इसमें, जैसे कि हम ग्रीडी में अप्रोच में यूज़ कर रहे थे कि हमने अपने वक्ती फ़ायदा सोच लेना, बाद में भला नुकसान हो जाए। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, वो हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे बड़े आप इंटेलिजेंट किस्म के डिसीजन लेती है। इंटेलिजेंट डिसीजन ऐसे होते हैं ताकि आप ऑप्टिमल सोल्यूशन को अचीव कर सकें। इन ग्रीडी मेथड सम टाइम्स देयर इज़ नो सच गारंटी ऑफ गेटिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये मैंने आपको पहले बताई बात कि इसमें गारंटी नहीं होती कि आपको ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। लोकल ऑप्टिमल तो गारंटीड है कि मिल जाएगा, लेकिन ग्लोबल ऑप्टिमल आपको नहीं मिलेगा। वक्ती फ़ायदा तो मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करते हो। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या है, ये गारंटीड सॉल्यूशन देती है। जो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो गारंटीड होता है कि हम अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे तो उससे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका सॉल्यूशन 100% आपका सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ग्रीडी अप्रोच में नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एज इट नेवर लुक बैक ऑन रिवाइज प्रीवियस चॉइसेस। तो ग्रीडी अप्रोच जो है वो आपके प्रीवियस रिजल्ट्स को या प्रीवियस जो भी सब सॉल्यूशन आ रहे होते हैं उनको हम सेव नहीं कर रहे होते, उनमें हम जस्ट जाते जाते हैं, प्रॉब्लम को देखते जाते हैं और हम नेक्स्ट यूज़ होते इसको करते रहते हैं। नेक्स्ट हम पहला हमने लोकल ऑप्टिमल देखा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लोकल ऑप्टिमल, पीछे क्या हो रहा है हम इस बात की खबर नहीं रखते। इन ग्रीडी अप्रोच अगर हम इस बात की खबर नहीं रखते कि पीछे हमने क्या किया है, पीछे हमारे क्या रिजल्ट थे, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो हम कम यूज़ होते हैं। हमने ये शायद आपको याद हो ग्रीडी अप्रोच के बेनिफिट्स में हमने पढ़ा भी था कि रिसोर्सेज को बहुत कम यूज़ करती है, फास्ट मेथड होता है और इसके जो आपके मेमोरी रिसोर्सेज हैं या आपके जो प्रोसेसिंग रिसोर्सेज हैं उनको बहुत कम यूटिलाइज कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये फास्ट भी है। क्यों फास्ट है, क्यों मेमोरी को यूज़ नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसने जो रिजल्ट्स हैं उनको सेव नहीं रखना होता, जिसकी वजह से आपका ग्रीडी अप्रोच मेथड जो है वो तेज़ ज़रूर हो जाता है। जो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है, इट रिक्वायर्स डीपी टेबल फॉर मेमोराइजेशन एंड इट इंक्रीज मेमोरी कम्प्लेक्सिटी। चूँकि ये वाला नेक्स्ट जो मेमोराइजेशन भी कर रहा होता है प्रॉब्लम्स की इन द डीपी टेबल, डायनामिक प्रोग्रामिंग टेबल के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे उनके सॉल्यूशंस को रख रहा होता है, तो उसके लिए हम मेमोरी यूज़ करते हैं और ऐसे आपकी मेमोरी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मेमोरी को कम्प्लेक्स वे में यूज़ किया जा सकता है। तो आप इस सेंस में कह सकते हैं कि ये डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है वो आपके रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करती है, आपकी मेमोरी को ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी के साथ यूज़ कर रही होती है। तो ये थे ग्रीडी और डायनामिक प्रोग्रामिंग के डिफरेंसेस, और पिछली स्लाइड में हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग के और डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के यूज़ किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग के कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है फिबोनाची नंबर सीरीज़, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, ये मैं आपको इसकी लॉजिक बता भी चुका हूँ कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, फिबोनाची सीरीज़ को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं।
इसकी जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो आपने शायद डाटा स्ट्रक्चर में देखी भी होगी, लेकिन इसमें हमें अभी कंसर्न नहीं है कि हम इसको प्रैक्टिकली कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके भी देखें। आपको इसकी लॉजिक ज़रूर पता होनी चाहिए, लेकिन आपको इसकी जो प्रॉपर C++ पे इम्प्लीमेंटेशन है उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका एल्गोरिदम ज़रूर देख लेंगे, लेकिन अभी हमें जस्ट इसकी सेंस जानने की ज़रूरत थी, जो कि हमने जान लिया। उसके बाद बेटा ये एक नया जो प्रॉब्लम है, ये एक नया प्रॉब्लम नहीं है, ये हम पहले भी कहीं डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको याद करवाता चलो, नैप सैक प्रॉब्लम को हमने कहीं सॉल्व किया था बाय यूजिंग ग्रीडी अप्रोच, याद है आपको? तो उस वक्त नैपसैक प्रॉब्लम के साथ मैंने ये भी लिखा था कि नैपसैक प्रॉब्लम बाय ग्रीडी अप्रोच। तो नैपसैक प्रॉब्लम को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। नैपसैक प्रॉब्लम आपको अगर नहीं पता तो आप नैपसैक प्रॉब्लम का एक पूरा लेक्चर मौजूद है यहाँ पे, आपकी जो ये प्लेलिस्ट है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की, उस पे प्लेलिस्ट में से आप नैपसैक प्रॉब्लम को ज़रूर देखिएगा अगर आपको नहीं पता। हमने अब यहाँ पे बात की है कि फिबोनाची सीरीज़ को भी हम इसकी मदद से, डायनामिक प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करते हैं, और जो नैपसैक प्रॉब्लम होता है उसको भी हम इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक नया प्रॉब्लम है टावर ऑफ हैनोई। टावर ऑफ हैनोई की थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इस टाइप का टावर ऑफ हैनोई होता है कि उसमें कुछ रॉड्स होते हैं। ये रॉड्स कुछ 3 रॉड्स फॉर एग्जांपल ये होते हैं, उसमें कुछ वेट होता है हर एक रॉड में। तो वो प्लेट्स कुछ होती हैं टावर ऑफ हैनोई में। मैंने आपको बताया था कि 3 रॉड होते हैं और उसमें प्लेट्स होती हैं, एक रॉड में कुछ प्लेट्स होती हैं, और हमने उन प्लेट्स को किसी दूसरे रॉड में बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मूव करना होता है। आपको अगर इसकी ज़्यादा लॉजिक के बारे में नहीं पता तो ज़रूर सर्च कीजिएगा। इसकी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसका एल्गोरिदम भी हम आगे चल के कहीं पे यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें शॉर्टेस्ट पाथ बाय डाइस्ट्रा। डाइस्ट्रा एल्गोरिदम भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का एल्गोरिदम है। हम इसमें भी शॉर्टेस्ट पाथ को, जैसे आप उस पर हमने देखा था, एक और अप्रोच देखी थी जिसकी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम शायद आपने कहीं पढ़ा हो। और इसके अलावा जो अप्रोच थी ग्रीडी अप्रोच में एक अप्रोच थी, उसको हमने यूज़ करते भी हुए शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने की कोशिश की थी। तो दीज अप्रोचेज आर ऑलवेज यूज टू फाइंड द एफिशिएंट सोल्यूशन, फाइंड द ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। तो इसी तरह से डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी डाइस्ट्रा एल्गोरिदम जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थी एप्लीकेशंस कुछ डायनामिक प्रोग्रामिंग की। इनमें से कुछ एक आधी की अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इनका एल्गोरिदम भी देख लेंगे, और इनको हम नेक्स्ट, जैसे हमने हर एक अप्रोच में से एक आधे एल्गोरिदम को डिफ़ाइन किया था और उसको उसकी लॉजिक को समझा था और उसका सूडो कोड भी देखा था, तो इसमें भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका भी सूडो कोड वगैरह देख लेंगे। ये था आज तक का लेक्चर। अगर इसमें किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, कोई आपको क्वेश्चन करना हो, तो आप लाजमी तौर पे पूछिएगा। मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, मेरा ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है। अगर आपको ये बात आज की जो वीडियो है वो समझ आ गई है तो लाजमी तौर पे कमेंट कीजिएगा। लाजमी तौर पे अगर किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।